एक सिंपल सवाल, अगर आप आज रिटायर हो जाओ तो आपको अगले 30 सालों के लिए एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए आपको पर्सनली, नॉट सम यूनिवर्सल मैथ्स। और अगर आपको ये एग्जैक्टली नहीं बताना तो आप अकेले नहीं हैं, बिकॉज रिटायरमेंट कॉर्पस को लेके आज कंफ्यूजन ज्यादा है और क्लैरिटी कम। कोई बोलता है 20x ऑफ योर मंथली इनकम इज इनफ, कोई बोलता है 8 to 10 crores हो जाए तो लाइफ सेट। अरे नंबर्स देने वालों से कोई ये पूछे भाई किसकी लाइफ, कौन सी सिटी, कितनी एज पे, किस एक्सपेंस के साथ, बस यूनिवर्सल मैथ्स बता दी। तो आज रिटायरमेंट कॉर्पस को एक मशीन नहीं, एक ह्यूमन एंगल से अप्रोच करेंगे। मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके एक एक डिटेल बताऊंगा और आप मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ के लिए कैलकुलेट करते रहिए। जी हाँ, आप इस वीडियो को आराम से एक पेन और पेपर लेके देखिए एंड फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स वन बाय वन। एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट कुछ ही मिनटों में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि रिटायरमेंट के टाइम आपको अपनी ड्रीम लाइफ मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। आपकी लाइफ, ना कि मेरी, बट योर्स। स्टेप 1, ABC बेसिक्स। सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, A, B एंड C। कंपोनेंट A, When I want to retire। ये नंबर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, I plan to retire by the age 55, यानी कि मुझे लगभग 30 साल की रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। तो मेरा A फिगर है 30 years। आप अपने पेपर पे A के आगे जो भी आपका नंबर है, 15 साल, 20 साल, 40 साल, वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट B, मेरे करंट मंथली एक्सपेंसेस टुडे। आज मेरा नोएडा में रहते हुए लगभग मंथली खर्चा है करीब 2.5 लाख रुपए पर मंथ। इसमें मेजर पोर्शन है रेंट, बच्चों के स्कूल्स, पेरेंटल केयर एंड जनरल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एवरी मंथ। सो अपना खर्चा आज का कैलकुलेट करने के लिए मैं इस 2.5 लाख में से रेंट और बच्चों के स्कूल का खर्चा हटा सकता हूँ, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो मेरा पर्सनल खर्चा इन द करंट लाइफस्टाइल इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ। और इसमें थोड़ा सा बफर ऐड कर लेते हैं तो मेरा फिगर भी बनता है 1.1 lakhs पर मंथ। आप भी अपने पेपर पे अपना मंथली खर्चा, रिमूविंग द एक्सपेंसेस यू नो यू विल नॉट इनकर इन योर रिटायरमेंट, वो हटा के आप इसमें फिगर बी में ऐड कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका जो फिगर बी है ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रिटायर होना चाहते हैं। वो इंडिया में है, फॉरेन में है, इंडिया में मेट्रोज में है, इंडिया में बी टाउन्स में है। तो खर्चा उससे 15-20% आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये आज का खर्चा है, सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर राइट नाउ। दिस इज व्हाट यू स्पेंड टुडे टू एज योर बेसिक नीड्स, योर बेसिक एक्सपेंसेस। एक क्विक बात, अगर आप फॉरेन में रहते हैं और आपको नहीं पता कि इंडियन सिटीज में खर्चा कितना होगा, तो आप एक रफ एस्टिमेट ले लीजिए। मेट्रोज में 1 लाख एंड बी टाउन्स में करीब 80,000। अब आते हैं एक बड़ी मिस्टेक पे। मैंने ये तो सब्ट्रैक्ट कर लिया कि क्या खर्चे हट जाएंगे, जैसे कि रेंट या बच्चों का स्कूल का खर्चा, पर मोस्टली हम एक बात भूल जाते हैं और वो ये कि खर्चे रिटायरमेंट पे ऐड भी होंगे। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि बच्चों की शादी या कॉलेज का होगा, वो अलग से देखेंगे। ये मेन खर्चे हैं मेनली 2। पहला है हेल्थ केयर का। आज सब ठीक है, बट 55-60 के बाद डॉक्टर विजिट, टेस्ट्स, मेडिसिन, ये सब मोस्टली रेगुलर खर्चा आपको देखना ही पड़ेगा। ये नहीं तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ही। सो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एट 10,000 रुपीज पर मंथ टूवर्ड्स डॉक्टर विजिट्स एंड मेडिसिन एंड 10,000 रुपीज टूवर्ड्स योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिनिमम। तो ये 20,000 रुपए तो आप ऐड करेंगे। दूसरा, सोशल ऑब्लिगेशंस। अब रिटायरमेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि लाइफ रुक गई, इनकम जरूर रुक गई। तो हर छोटा खर्चा भारी ना पड़े, उसके लिए आपको इन खर्चों के लिए भी ऐड करना चाहिए। जैसे कि बच्चे आएंगे तो उनके साथ आपने खर्चा कर लिया, या सोशल विजिट्स हैं, लाइफ को मैनेज करने का एडिशनल एक्सपेंसेस, विच इज योर फिगर सी। हेल्थ केयर प्लस सोशल ऑब्लिगेशंस, एडिशनल रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, मेरे केस में अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज पर मंथ। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, ये आज का खर्चा है। डोंट वरी अबाउट द इन्फ्लेशन राइट नाउ, वील टॉक अबाउट इट इन अ सेकंड। तो ये हुआ मेरा लेवल 1 की प्लानिंग, यानी कि मेरे बेसिक्स A, B एंड C, जहां मुझे पता है कि मुझे कितने साल की प्लानिंग करनी है। एंड नंबर 2, मेरा बेस एक्सपेंस क्या है। अब आते हैं स्टेप 2 पे, अंडरस्टैंडिंग रिटायरमेंट ईयर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटायरमेंट प्लानिंग इसीलिए फेल हो जाती है बिकॉज वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ढंग से केटर नहीं करती। खर्चे तो आपने देख लिए, पर रिटायरमेंट का मतलब ये तो है नहीं कि लाइफ ने रुक जाना है। उल्टे मेरे लिए तो रिटायरमेंट का मतलब है कि आई वुड वांट टू एंजॉय द थिंग्स दैट आई कुड नॉट डू ड्यूरिंग माई वर्किंग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, आपके लिए वो कुछ और हो सकता है। सो थंब रूल्स वाले नंबर्स यहीं पे गलत हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो अब उनकी बात कर लेते हैं। मेरे केस में द एडिशनल थिंग दैट आई वांट टू डू इज डूइंग ट्रैवलिंग।
एंड ट्रैवलिंग फ्रेंड्स टेक्स मनी। सो वो करने के लिए मैंने एस्टिमेट किया कि मैं साल में कितनी बार ट्रैवल करना चाहूँगा, कभी लोकल कभी डोमेस्टिक। एक लमसम फिगर लेके मैं चला हूँ विच इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज पर मंथ। इसमें मैं चाहूँ तो 2 इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता हूँ या रेगुलरली लोकल ट्रैवल कर सकता हूँ। बट एट दिस पॉइंट आपको खुद से पूछना है व्हाट डज रिटायरमेंट ईयर्स मीन फॉर यू। आप अपनी कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, जस्ट फ्री रहना चाहते हैं या सोशल सर्विस करना चाहते हैं, कुछ भी। बट आस्क योरसेल्फ, बिकॉज आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर होना चाहिए व्हाट डज द रिटायरमेंट ईयर्स मीन फॉर यू, एंड दैट विल गिव यू योर फिगर डी विच इज आपको रिटायरमेंट में करना क्या है, जो मेरे लिए है करीब 35,000 रुपए पर मंथ। दूसरा एलिमेंट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज योर बिग बकेट एक्सपेंसेस सेपरेट फ्रॉम योर रिटायरमेंट कॉर्पस। और ये कौन से 2 एक्सपेंसेस हैं? इसमें पहला आता है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर किड्स वेडिंग्स और दूसरा हेल्थ केयर इमरजेंसी फंड। ये सेपरेट है फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस। एक 10-15 लाख की किटी जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो फॉर भगवान न करे किसी अनफोर्सीन मेडिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए। बिकॉज हम किसी भी अनफोर्चुनेट सिचुएशन के लिए पैसा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से विड्रॉ नहीं करना चाहते। इट इज गोइंग टू गिव यू अ बिग डेंट इन द लॉन्गर रन। इसीलिए सेफ साइड यू शुड हैव अ बिग एक्सपेंस किटी विच इज सेपरेट फ्रॉम योर रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर नाउ। सो इन टोटल मेरे मंथली एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिटायरमेंट ईयर्स विल बी B plus C plus D, which is my base expense 1.1 lakh plus additional expense 35,000 and the travel which is also 35,000. So मेरा total एक्सपेंस है 1.8 lakhs पर मंथ। मतलब अगर मेरे पास इतनी इनकमिंग एवरी मंथ है और मेरा घर पेड ऑफ है और एक अलग से किटी है फॉर सम इमरजेंसी एक्सपेंसेस, तो मैं पीसफुल रिटायर हो सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक क्रूशियल पॉइंट मिस कर दिया विच इज 1.8 lakhs आज चाहिए। ये 10 साल बाद 15 साल बाद अमाउंट ही डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अब इस 1.8 lakhs में हम जोड़ेंगे इन्फ्लेशन, जो कि आपके ईयर्स टू रिटायर कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। मेरे केस में अगर मुझे 10 साल और हैं अभी रिटायर होने के लिए, तो हाउ वी कैलकुलेट दिस इज योर करंट अमाउंट इनटू 1.06 which is 6% inflation times the number of years, and this comes to 3.2 lakhs for my case. And now you can calculate for you your base requirement at the age when you decide to retire. Let's call this figure E. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए what is your figure E. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, if you like this video so far and the content that NRI Life brings, please subscribe to the channel. You can also do a huge favor by pressing the hype button ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। Let's continue. Step 3 XYZ. Till now we clearly know कितने साल की रिटायरमेंट करनी है, कितना पैसा चाहिए और आपको रिटायरमेंट ईयर्स में क्या करना है। सो अब आते हैं इन रिटायरमेंट ईयर्स की प्लानिंग पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये तो पता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। मेरे लिए इसके 3 मेन सोर्सेज हैं एंड जनरल केसेस में एक सैलरीड क्लास के लिए यही ऑप्शंस बचते हैं: रेंटल इनकम, रिटायरमेंट अकाउंट्स लाइक 401k एंड प्रोविडेंट फंड एंड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स एंड फंड्स। आइए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। मेरे पास एक घर है जो आज रेंट पर है और अप्रोक्सीमेटली सब खर्चा काट के उसका मंथली रेंटल इनकम आता है करीब 55,000 रुपए पर मंथ। नाउ इन 10 years at a minimum annual rental growth rate of 5%, this number would be approximately 80,000 rupees per month, सारे खर्चे काट के, एक्सेप्ट टैक्स। तो इसमें से आपका 15% टैक्स में निकल जाएगा, तो आपके हाथ में 10 years में आएगा अप्रोक्सीमेटली 68,000 रुपीज पर मंथ। वैसे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, बट मेरा एक सिंपल थंब रूल है, आई ऑलवेज प्लान कंजर्वेटिव ऑन इनकम एंड अ लिटिल लिबरली ऑन एनी एक्सपेंसेस। एक तरह से बनिए वाला हिसाब किताब समझ लीजिए, बट दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड फॉर फ्यूचर। नाउ द सेकंड थिंग, द वाई, विच इज द PF। मेरे केस में द PF विल be around 2 crore rupees by the end of my career, और मेरा गोल है इस PF में से approximately 5% withdraw करना। और 5% क्यों? बिकॉज मैं इस PF के एनुअल ग्रोथ रेट से कम विड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि मेरा बेस अमाउंट हमेशा उतना ही बना रहे। सो मेरे लिए समरी क्या है, दैट इन 10 years मेरे पास रेंटल इनकम एंड PF से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए पर मंथ का इंतजाम तो हो जाएगा।
एंड द गुड थिंग इज दैट दीज आर ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन फ्री, मतलब क्योंकि रेंट तो टाइम से बढ़ेगा ही एंड पीएफ का रिटर्न शुड ऑल्सो होल्ड, हालांकि पीएफ का रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है. बट एनीवेज, एज ऑफ नाउ आई फील आई एम कवर्ड फॉर 1.5 lakhs. You also find out before we go into the stocks and other investments that what is your expected return, if any, from any of the investments या provident fund या rental income and things like that. So मेरा E कितना था? 3,20,000 रुपए और 1.5 लाख का मैंने इंतजाम कर लिया. तो मेरे पास 1.7 lakhs का इंतजाम मुझे और करना है, which has to be inflation proof. यानी ईयर 1 पे मुझे 1.7 चाहिए, उससे दूसरे ईयर पे 1.7 lakhs प्लस 6% चाहिए एंड सो ऑन. ये आएगा एज रिटर्न्स ऑन माय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. पर यहीं आके जनरली एक्सपर्ट्स मैथ्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, सिंपल बट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. रिटर्न स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आएगा एंड इन जनरल स्टॉक मार्केट gives a average return of approximately 12% in India. यही मान के हम अपनी मैथ्स कर लेते हैं. And this is the biggest mistake in our retirement corpus calculation. Let me explain. 12% return comes from investment in equities. But when you have retired और आपके पास कोई और source of income नहीं है, then your risk taking potential also goes down significantly. And therefore, as per experts, the best way to manage risk at that time is a 50-50 distribution between debt and equity stocks inside your portfolio. यानी कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स भी होंगे और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा भी लगा होगा. तो एक तरफ ग्रोथ मिलेगी आपको 12%, वहीं दूसरी तरफ मिलेगी आपको 7%. बट टैक्स मत भूलिए, इक्विटी में या डेट में जब आप पैसा बाहर निकालेंगे यू विल हैव टू पे टैक्स बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज योर रेगुलर इनकम. सो अगेन इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल रिटर्न आपके हाथ में ऑन अ कंजर्वेटिव साइड फ्रॉम इक्विटी विल कम टू आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग अप्रोक्सीमेटली 10% और डेट अप्रोक्सीमेटली 5.5%. तो इसका कंबाइंड जो ओवरऑल रिटर्न आपको आपके पोर्टफोलियो से मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विद अ बैलेंस रिस्क एंड आफ्टर टैक्स विल बी 8% एंड नॉट 12%. और हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, और मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है अगर आपको ज़्यादा मिले, बट योर कैलकुलेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन दिस नंबर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया. और कहीं बाहर कर रहे हैं तो उसके मार्केट के हिसाब से. बट कीप 2 things in mind. 1, don't forget calculating tax. 2, don't forget that your portfolio will not be equity alone. So आपको रिस्क बहुत मैनेज करके चलना है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगा रखा है और मान लीजिए स्टॉक मार्केट डूब गया उस साल, तो आपका तो पूरा इक्विटी ही खत्म हो गया. सो वी हैव टू मैनेज रिस्क अकॉर्डिंगली. सो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने से पहले फाइनल नंबर समझ लेते हैं. मुझे चाहिए 1.7 lakhs per month for 30 years and 6% inflation rate and my investment returns are 8% every year after taxes. अब नंबर कैलकुलेट करने का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, बट लेट मी फर्स्ट गिव यू अ सिंपलर वर्जन. अगर आप 30 साल मान के चल रहे हैं, डिवाइड योर एनुअल रिक्वायरमेंट, नॉट मंथली, 1.7 times 12 by 4% and that is your magic freedom number. Remember, it is valid for 30 years. तो मेरे केस में 1.7 times 12 divided by 4% comes to 5.1 crore. ये है मेरा फ्रीडम नंबर. जिस दिन मेरे पास 5.1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, दैट गिव्स मी रिटर्न, आई कैन पीसफुली रिटायर. आपके लिए मैंने एक टेबल भी बनाई है, उसको आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. अगर आपको 30 साल की ना करते हुए 20 साल की प्लानिंग करनी है, देन डिवाइड योर नंबर बाय 6%. ज्यादा से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब आपको पैसा थोड़ा कम चाहिएगा. अगर 25 साल की करनी है, देन डिवाइडेड बाय 5%. एंड ऑफ कोर्स अगर 30 साल की करनी है तो 4%. और हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, देन हियर इज द फॉर्मूला. आपका फ्रीडम नंबर क्या है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाए हो, देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नमस्ते.